हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद आज मुलाकात हो रही है। आज से हम छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए हम करेंगे फास्टेस्ट रिवीजन, मतलब जल्दी से हम एक ओवरव्यू देंगे और इस रिवीजन को, एक सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करते चलेंगे। तो आज का सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। तो इस एक्ट में पहले हम देखते हैं कि एक्ट नंबर है 19 ऑफ 2012, एक्ट नंबर 19 ऑफ 2012। इसका जो एनफोर्समेंट डेट है वो है 6 नवंबर 2012। तो इसको जो है गवर्नर का एसेंट मिला 23 मई 2011 को, प्रेसिडेंट का एसेंट मिला 6 अक्टूबर 2012 को। 23 मई 2011 को मिला गवर्नर का एसेंट, 6 अक्टूबर 2012 को मिला प्रेसिडेंट का एसेंट, उसके बाद 6 नवंबर 2012 को है इसका एनफोर्समेंट डेट। 6 नवंबर 2012 इसका एनफोर्समेंट डेट है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं इसमें कितने सेक्शंस हैं। टोटल इसमें 14 सेक्शन है और 4 शेड्यूल है। इसका पहले हम देख लेते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट का प्रीएम्बल क्या बोलता है। प्रीएम्बल में पहला बोला है ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, एडजुडिकेशन ऑफ मैटर रिलेटिंग टू रेंट बाय ट्रिब्यूनल, ये इसका पहला मोटिव है। दूसरा, प्रमोट लीजिंग ऑफ एकोमोडेशन, और तीसरा, बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट। ये तीनों इसके प्रीएम्बल के मोटिव्स हैं। अब आते हैं इसका सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल में बोला जाएगा कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 बोला जाएगा इसको, और साथ ही साथ इसको लागू किया गया था शेल एक्सटेंट इन फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब पहली बार इसको लागू किया गया था म्यूनसिपल एरियाज जो कि कंप्राइज करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे इसको लागू किया गया था। उसके बाद अदर म्यूनसिपल एरियाज में जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया उसके बाद अप्लाई हुआ। उसके बाद इसका इन्फोर्समेंट डेट हम पहले ही देख चुके हैं, 6 नवंबर 2012 है। उसके बाद आते हैं हम इसके सेक्शन नंबर 2 में, जिसका क्लॉज है डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज में इसका पहला डेफिनेशन बोलता है एकोमोडेशन के बारे में। एकोमोडेशन में वो सारी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग जो कि रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल दोनों पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एकोमोडेशन में सिर्फ रेसिडेंशियल होता है कि नहीं होता है। तो इसमें से रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल दोनों होता है। और दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि इसमें एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ आता है कि नहीं। तो नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, मतलब अगर कोई बिल्डिंग या फिर ऐसा चीज़ है जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ आ रहा है तो रेंट कंट्रोल एक्ट में कवर नहीं होगा। अब आते हैं हम इसके सेक्शन नंबर 2 में, 2 के क्लॉज 2 में, जिसका बोला गया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो होगा वो रिटर्न एग्रीमेंट होगा लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में। थर्ड में आते हैं डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में बता दिया गया कि जो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत आता है वो डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा। फोर्थ, हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर, ये इंपॉर्टेंट है। हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर में बता दिया गया है कि जो कोई भी टेनेंट एक साल में, मतलब 12 महीने में 3 से ज़्यादा बार अगर फेल हो जाता है रेंट पे करने में, तब उसको हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर माना जाएगा। अब आते हैं 5 में बता दिया गया है लैंडलॉर्ड के बारे में। लैंडलॉर्ड का डेफिनेशन में बता दिया गया जो पर्सन रिसीव कर रहा है या वो एंटाइटल्ड है रिसीव करने के लिए कोई भी रेंट फ्रॉम एनी एकोमोडेशन, वेदर हिज ओन अकाउंट या फिर किसी और के अकाउंट में, या अदर पर्सन एज ट्रस्टी, गार्जियन और रिसीवर फॉर एनी अदर पर्सन, मतलब इसमें ट्रस्टी भी इंक्लूड होता है, गार्जियन भी इंक्लूड होता है, रिसीवर भी इंक्लूड होता है, फॉर एनी अदर पर्सन और हु सो रिसीव द रेंट टू बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट इफ़ द एकोमोडेशन वेर लेट टू अ टेनेंट। अब आते हैं हम इसके 5 के बाद सीधे 6 में, जिसमें बताया म्यूनसिपल एरिया। म्यूनसिपल एरिया के अंतर्गत वो एरियाज आएंगे जो कि छत्तीसगढ़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत या फिर छत्तीसगढ़ म्यूनसिपैलिटीज़ एक्ट 1961 के अंतर्गत म्यूनसिपल एरिया या नगर पंचायत बनाए गए हैं, उन सारे को म्यूनसिपल एरिया बोला जाएगा। 7 में बता दिया गया नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में बता दिया गया कि वो नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट। उसके बाद आते हैं ओल्ड एक्ट। ओल्ड एक्ट में बता दिया गया कि ओल्ड एक्ट किसको बोला जाएगा, तो छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन एक्ट 1961, एक्ट नंबर 41 ऑफ 1961। तो एकोमोडेशन एक्ट इसको 1961 का ओल्ड एक्ट माना जाता है। अब आप इसी के ओल्ड एक्ट जो कि क्लॉज 8 में दिया हुआ है, इसको आप सेक्शन 14 के साथ लिंक कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्शन में ये मिलेगा कि ये जो एक्ट है ओल्ड एक्ट जो कि छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 है, इसको सेक्शन 14 के हिसाब से रिपील कर दिया गया है, मतलब सेक्शन 14 के थ्रू इसको रिपील कर दिया गया है। अब ये एक्ट, नया एक्ट जो है वो लागू हो चुका है। अब आते हैं क्लॉज 9 में, जिसमें बता दिया गया कि रेंट क्या होगा, तो रेंट एक कंसिडरेशन होता है जो कि टीनेंट के द्वारा पे किया जाता है लैंडलॉर्ड को फॉर एकोमोडेशन। ये हो गया 9 में रेंट। 10 में आते हैं रेंट कंट्रोलर।
रेंट कंट्रोलर की डेफिनेशन सिंपल दी हुई है, जो सेक्शन 7 के क्लॉज 1 में बताया गया वो रेंट कंट्रोलर है, ये क्लॉज 10 में है। फिर क्लॉज 11 में रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, जो कि सेक्शन 6 क्लॉज 1 ऑफ दिस एक्ट के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अब आते हैं क्लॉज 12 में, जिसमें बता दिया गया रिपील्ड एक्ट। रिपील्ड एक्ट किसको रिपील किया गया? तो छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 को रिपील कर दिया गया है। अब आते हैं क्लॉज 13, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। सोशल न्यूसेंस। सोशल न्यूसेंस क्या होता है? कोई भी टीनेंट अगर सीरियल नंबर 10 ऑफ शेड्यूल 4 के सीरियल नंबर 10 के अंतर्गत कोई भी एक्टिविटी करता है तो वो कहलाएगा सोशल न्यूसेंस, कोई भी टीनेंट करता है जब। और 14 में आते हैं तो ये दिया हुआ है टीनेंट का डेफिनेशन। टीनेंट की डेफिनेशन से क्या क्या पूछ सकता है? तो ये बता दिया गया है टीनेंट के डेफिनेशन में, एक ऐसा पर्सन ऑन हुज बाय हुम, या फिर जिसके बिहाफ में रेंट दिया जा रहा है एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली फॉर एकोमोडेशन, इंक्लूडिंग अ पर्सन हु कंटिन्यूइंग इन इट्स पोजीशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। ये पर्सन भी इंक्लूड है जो कि कंटिन्यू कर रहा है पोजीशन में आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ हिज टेनेंसी। टेनेंसी के खत्म होने पर भी वो पोजीशन पे है, तो वो पर्सन भी टीनेंट के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। अब आते हैं क्लॉज 14 के क्लॉज 2 में, जिसमें बता दिया गया कि अगर टीनेंट की डेथ हो जाती है तब किसको नया टेनेंट माना जाएगा। तो एकोमोडेशन अगर लेट आउट किया गया था रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तब उसका सर्वाइविंग स्पाउस, पति या पत्नी, सन, डॉटर, मदर, फादर। तो सिंपल है, स्पाउस याद रखेंगे, सन याद रखेंगे, डॉटर याद रखेंगे, मदर और फादर को याद रखेंगे। SSDMF। इसमें ब्रदर और सिस्टर नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन आता है? स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर। जैसे कि ये पति और पत्नी हैं, जैसे ये हस्बैंड वाइफ, ये दोनों आएंगे, इनके सन, डॉटर और इनके मदर और फादर, ये सारे इंक्लूड किए जाएंगे इनके डेथ होने पे। अब आते हैं, अगर एकोमोडेशन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा था तब उसके स्पाउस, सन, डॉटर, मदर और फादर हु इज ऑर्डिनरीली कैरिंग ऑन बिजनेस विथ हिम, ऐसा पर्सन जो उनके साथ ऑर्डिनरीली बिजनेस कर रहा था, इन सच एकोमोडेशन एज अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली और अपॉन हिज डेथ। तो ये तो सारे आ ही रहे हैं, और इनके साथ साथ अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि ऑर्डिनरीली कैरी कर रहा था बिजनेस उनके साथ में, तो वो मेंबर को भी मेंबर ऑफ फैमिली माना जाएगा इसके अंतर्गत। अब आते हैं हम इसके शॉर्टकट ट्रिक पे। अभी हमने देखा 5 में डेफिनेशन दी हुई है लैंडलॉर्ड की, 9 में डेफिनेशन दी हुई है रेंट की। तो जब 5 और 9 को हम ऐड करते हैं तो ये बनता है 14, जिसमें डेफिनेशन दी गई है टीनेंट की। तो 5, 9, 14, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। 5 में लैंडलॉर्ड, 9 में रेंट, 14 में टेनेंट। अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पशन में। एग्जाम्पशन किसको दिया गया है? तो एनी एकोमोडेशन जो कि कॉरपोरेशन जो कि ओन, या फिर ऐसा बोर्ड या ऐसा कॉरपोरेशन जो कि प्रमोट बाय और ओन्ड बाय किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे बिल्डिंग्स को हम एग्जाम्प्ट करेंगे इस एक्ट के अंतर्गत। और ऐसी अदर बिल्डिंग जो कि स्पेशली एग्जाम्प्टेड की गई है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। अब आते हैं टेनेंसी एग्रीमेंट। टेनेंसी एग्रीमेंट सेक्शन नंबर 4 के बाद में बात करता है। सेक्शन नंबर 4 वो बोलता है टेनेंसी एग्रीमेंट। टेनेंसी एग्रीमेंट जो सिंपल बोल दिया गया, इसमें ये याद रखने की जो एग्रीमेंट है वो राइटिंग में होना चाहिए। अब आते हैं सेक्शन नंबर 4 के क्लॉज 2 में। तो ये जो पोर्शन है क्लॉज 2, ये प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप करें। अब आते हैं सेक्शन नंबर 5 में। सीधे 5 में सिंपल बोला गया है एग्रीमेंट रेंट टू बी एज एग्रीड, जो रेंट एग्रीड किया गया था उसके बारे में। तो रेंट टू बी एज एग्रीड जो सेक्शन 5 के अंतर्गत है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? जो रेंट तय किया गया है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? तो उसमें वो चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे जो कि एमिनिटीज़ के लिए अलग से पे करने के लिए, सेपरेटली पे करने के लिए एग्री किया गया है। और एंड शैल बी पेबल अकॉर्डिंगली, अगर कोई एमिनिटीज़ के लिए पे करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक बिल वगैरह अलग से पे करने के लिए बोला गया है, तो वो रेंट के अंतर्गत इंक्लूड नहीं माने जाएंगे। दूसरा क्लॉज ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है कि रेंट जो है, टेनेंट जो है वो रेंट को 15th डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ ऑफ विच द रेंट इज पेबल, मतलब महीने की 15वीं तारीख 15th डे के अंतर्गत उसको पहले उसके पे करना होगा। इस महीने का, जैसे एक महीने का जो रेंट है उसको अगली महीने की 15 तारीख के पहले उसको पे करना होगा।
अब आते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बेयर एक्ट मैं पढ़ रहा हूँ ये पुराना बेयर एक्ट है, तो मैं नया बेयर एक्ट से इसको समझाता हूँ कि नया बेयर एक्ट में अभी जो लेटेस्ट 2021 के अमेंडमेंट हुए थे वो क्या क्या थे। तो हम इसको देखते हैं। पहले इसमें बता दिया गया है कि जो सेक्शन 6 है जिसमें कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, इसको हम RCT के हिसाब से पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में। RCT का जो फॉर्मेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी और इसको एज ट्रिब्यूनल बोला जाएगा अंडर आर्टिकल 323B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे 323A जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करता है, वैसे ही 323B जो अदर ट्रिब्यूनल की बात करता है, तो RCT जो है वो 323B के अंतर्गत आएगा और इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट कितने दिन के अंदर करेगा? तो विद इन 30 डेज। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 डेज, स्टेट गवर्नमेंट और 323B। अब हम पढ़ते हैं क्लॉज 2 और क्लॉज 3। ये जो है एक नया अमेंडमेंट आया है 18 नवंबर 2020 का। इससे क्लॉज 2 और क्लॉज 3 को अमेंड किया गया है। 18/11/2020 से 2 और 3 को सब्सटीट्यूट किया गया है और 3A को इंस्टीट्यूट किया गया है। मतलब इन दोनों को सब्सटीट्यूट किया गया है और 3A को इंस्टीट्यूट मतलब ऐड किया गया है। तो क्या डेफिनेशन है क्लॉज 2 में? क्लॉज 2 में बोला गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अब कोई कंसल्टेशन नहीं करेगी। बिना कंसल्टेशन के स्टेट गवर्नमेंट किसी भी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या फिर और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज को एज चेयरमैन, कैसे? एज चेयरमैन ऑफ RCT अपॉइंट कर सकती है। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, ये दोनों को अपॉइंट कर सकती है एज चेयरमैन। और क्लॉज 3 का जो अमेंडमेंट है वो ये बोलता है कि अब इसमें नॉट लेस देन 2 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे, नॉट लेस देन 2 मेंबर्स। और जो क्लॉज 3A जो इंस्टीट्यूट ऐड किया गया है उसमें ये बताया गया है कि अगर चेयरमैन की जो पोस्ट है, ये जो चेयरमैन की पोस्ट है ये अगर एब्सेंट या फिर वेकेंट हो जाती है तब क्लॉज 3A के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और वो कैसे होगा? तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कोई भी, ये जो 2 मेंबर है इनमें से कोई एक मेंबर एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एज अ वर्क करेगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे। और जो क्लॉज 4 है, क्लॉज 4 में बताया गया है कि कोई जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार जो होगा वो कौन होगा? तो रजिस्ट्रार जो होगा वो या तो सिविल जज होगा या तो फिर और या डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होगा। मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट जो है क्लॉज 4 के अंदर रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेगी जो कि एक सिविल जज क्लास 1 होगा और या तो फिर डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होगा। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है रजिस्ट्रार। अब आते हैं क्लॉज 5 के अंतर्गत। तो 5 एज इट इज सेम रखा गया है, 5 में कोई चेंजेस नहीं है। इसमें सिंपल ये बताया गया है अगर ट्रिब्यूनल फंक्शनल होता है तो उसके पास कौन से जुरिस्डिक्शन नहीं होंगे एक्सेप्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि आर्टिकल 136 में है सुप्रीम कोर्ट के पास। और साथ ही साथ 226 और 227 का जो जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट के पास, ये दोनों जुरिस्डिक्शन रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास नहीं होंगे। अब आते हैं हम क्लॉज 7 के अंतर्गत। क्लॉज 7 में सिंपल बता दिया गया है, सॉरी इसमें एक सेक्शन जो 6 है उसमें ये भी बताया गया है सेक्शन के 6 के क्लॉज 6 में कि इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो रायपुर में होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम सेक्शन 7 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल रेंट कंट्रोलर। तो रेंट कंट्रोलर का इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा? तो इसमें बता दिया गया है कि जो रैंक ऑफ डिप्टी कलेक्टर का व्यक्ति होगा उसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और इसका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो स्पेसिफाई किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा। तो इसमें तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी, दूसरा किसको करेगी? तो डिप्टी कलेक्टर को करेगी और उसका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो अब स्पेसिफाई किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा। ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इसका जो सब क्लॉज 2 है
वो पूछा जाता है सीधे सीधे कि रेंट कंट्रोलर जो होगा वो किसके सबऑर्डिनेट होता है, तो वो RCT रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के सबऑर्डिनेट होता है। तो अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 8 में। सेक्शन नंबर 8 में बता दिया गया है पावर और फंक्शन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पावर और फंक्शन क्या क्या होंगे, तो पहला होगा इनेबलिंग एंड इंश्योरिंग द एक्टिव एग्जिस्टेंस ऑफ रेंट कंट्रोलर, यहाँ पे इनेबल और एश्योर करेंगे। उसके बाद फंक्शनिंग एज अपीलेट अथॉरिटी, ये दो फंक्शन होंगे रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के। अब आते हैं हम 9 में। 9 के पहले 8 का ये क्लॉज 2 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है उसके पास पनिश होगा, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अथॉरिटी एज इफ इट इज़ वेयर अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जैसे उसके पास कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की अथॉरिटी होगी, किसके पास, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 8 के अंतर्गत। अब आते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 बोलता है पावर एंड फंक्शन ऑफ रेंट कंट्रोलर। रेंट कंट्रोलर के क्या क्या फंक्शन होंगे, तो पहले हम इसको देखते हैं कि कैसे कैसे इसका दिया गया है। सेक्शन 6 में बताया गया है RCT का फॉर्मेशन। सेक्शन 8 में इसके पावर एंड फंक्शन दिए हुए हैं। सेक्शन 7 में बताया गया रेंट कंट्रोलर के का इस्टेब्लिशमेंट, और सेक्शन 9 में रेंट कंट्रोलर के पावर और फंक्शन दिए हुए हैं। तो ये एक ट्रिक है, आप इसको एज इट इज़ याद कर सकते हैं, 6, 8, 7, 9। अब पावर क्या क्या है सेक्शन 9 के अंतर्गत, रिकाउंसिलिंग डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड और टीनेंट एक, दूसरा सिक्योरिंग द राइट ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट, तीसरा एनफोर्सिंग ऑब्लिगेशन अपॉन लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट। अब आते हैं हम इसके पास सेक्शन नंबर 10 में। सेक्शन नंबर 10 सिंपल बोलता है, प्रोसीजर की बात करता है। प्रोसीजर कौन सा फॉलो किया जाएगा रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के द्वारा। प्रोसीजर क्या क्या फॉलो किए जाएंगे, तो पहले बता दिया गया कि जो रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है वो बाउंड नहीं होगा, नॉट बाउंड बाय सीपीसी जो सीपीसी होती है उससे बाउंड नहीं होंगे, बट शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के अनुसार गाइड किए जाएंगे ये। और इसमें ये भी बता दिया गया है कि दे शैल हैव सेम पावर एज वेस्टेड फॉर सिविल कोर्ट अंडर सीपीसी। इनके पास कुछ पावर ऐसे होंगे जैसे कि समन करने की, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, एग्जामिनिंग ऑफ ओथ, ये सारी पावर्स होंगी वो सिविल कोर्ट में जो सीपीसी के अंतर्गत सिविल कोर्ट को है वैसे ही इनको भी दी जा रही है। और क्या क्या होगा, तो रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिव्यूइंग इट्स डिसीजन, इशू कमीशन, डिसमिसिंग पिटिशन फॉर डिफॉल्ट, डिसाइडिंग इट एक्स पार्टी। उसके बाद सेटिंग असाइड फॉर डिसमिसल ऑफ एनी पिटिशन फॉर डिफॉल्ट, एनी ऑर्डर मेड बाय एक्स पार्टी, ब्रिंगिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या प्रोसीजर है कि नहीं है रेंट कंट्रोलर के पास, तो ये इंपॉर्टेंट है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऑन रिकॉर्ड बुलाया जा सकता है या फिर कोई भी अदर मैटर एज प्रिस्क्राइब्ड। उसके बाद बता दिया गया है, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सेक्शन 10 का। सेक्शन 10 का ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एडजर्मेंट विदाउट रिटर्न एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी और रिकॉर्ड रीजन करके। पहला तो जब भी एडजर्मेंट हो मिलेगा उसके लिए एक रिटर्न एप्लीकेशन लगाई जाएगी, उसके बाद ही एडजर्मेंट दिया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 11। 11 में बता दिया एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। अगर कोई भी रेंट कंट्रोलर या फिर रेंट कंट्रोलर के पास अगर कोई एप्लीकेशन बाय एनी पार्टी लगाई जाती है कि एग्जीक्यूशन कराने किसी ऑर्डर का, तो रेंट कंट्रोलर के पास क्या क्या पावर है, तो उसके लिए पहले देखते हैं कि क्या क्या पावर है। तो अटैच किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को, अरेस्ट और डिटेन कर सकते हैं किसी भी अपोजिट पार्टी को, अटैचमेंट किया जा सकता है उसके बैंक अकाउंट्स को, अटैचमेंट ऑफ सैलरी और अलाउंस का जो कि नेशनलाइज्ड बैंक या फिर लोकल अथॉरिटी कॉर्पोरेशन या फिर गवर्नमेंट कंपनी का है, सर्वेंट है तो अपॉइंटिंग एनी एडवोकेट और कमिश्नर को अपॉइंट कर सकता है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द प्रमाइसेस टू द एप्लीकेंट। ये सारे पावर हैं रेंट कंट्रोलर के पास। और रेंट कंट्रोलर अपने उसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए किसकी हेल्प ले सकता है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर लोकल बॉडी या फिर पुलिस, इन तीनों की हेल्प ले सकता है। अब आते हैं, अगर कोई टीनेंट वेकेट नहीं करता है प्रेमाइसिस को 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन का ऑर्डर हो चुका है और उसके बाद भी वो वेकेट नहीं कर रहा है, तब उसको मीन प्रॉफिट देना होगा। कितना, अगर वो जो है एकोमोडेशन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है तो 2 टाइम, और अगर नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है या कमर्शियल पर्पस के लिए तो 3 टाइम्स, और अगर इमीडिएट पोजीशन के लिए है तो 3 टाइम्स। तो रेसिडेंशियल के लिए 2 टाइम, नॉन रेसिडेंशियल के लिए 3 टाइम, और इमीडिएट पोजीशन के लिए है तो 3 टाइम्स। ये होगा 3 टाइम्स ऑफ द रेंट। ये सारी चीज़ें होंगे
सेक्शन 11 के अंतर्गत। रेंट कंट्रोलर जो है वो एग्जीक्यूट कराएगा प्रोसीडिंग्स को इन समरी मैनर, और जो भी एग्जीक्यूशन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू अपोजिट पार्टी। जो एग्जीक्यूशन है वो 45 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू अपोजिट पार्टी। अब आते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 में बता दिया गया राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट। जो भी राइट और ऑब्लिगेशन हैं टीनेंट की और लैंडलॉर्ड की वो बताया गया है इसमें सेक्शन 12 के अंतर्गत। इसमें बता दिया गया है कि जो TRTO, TR मतलब शेड्यूल 1, TO मतलब शेड्यूल 4, टीनेंट के राइट दिए हुए हैं शेड्यूल 1 में, TO मतलब शेड्यूल 4 में टीनेंट के ऑब्लिगेशन दिए हुए हैं। वैसे ही LR और LO जो कि शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 की बात करता है। लैंडलॉर्ड के राइट शेड्यूल 2 में, लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशन सेक्शन शेड्यूल 3 में। तो अब आते हैं इसका जो शेड्यूल सेक्शन नंबर 12 है उसमें बता दिया गया जो एवरी लैंडलॉर्ड का जो राइट होगा वो शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। प्रोवाइडेड दैट अगर कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है अगर लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में और डाउट उठता है मैटर रिलेटिंग टू रेंट को लेकर, तो बेनिफिट किसको दिया जाएगा, तो टीनेंट को दिया जाएगा। अगर रेंट को लेकर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है तो टीनेंट को मिलेगा बेनिफिट। अगर वही चीज़ पोजीशन को रिटर्न करने की बात हो रही है, रिटर्निंग पोजीशन, अगर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट किसका है, रिटर्निंग पोजीशन का है, तो उसका जो बेनिफिट है वो किसको दिया जाएगा, लैंडलॉर्ड को दिया जाएगा। ये हो गया सेक्शन 12 के अंतर्गत। अब आते हैं सीधे हम सेक्शन 13 के अंतर्गत। सेक्शन 12 में एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि अगर शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 4 तक का अगर कोई कंप्लाइंस नहीं करता है या निगलेक्ट करता है तब उसको पनिशमेंट कितनी होगी, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट। क्या होगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, 3 महीने से ज़्यादा का पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा इम्प्रिजनमेंट, और फाइन कितना होगा 5,000 रुपये या फिर बोथ। तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 मंथ या 5,000 रुपये का जुर्माना या फिर बोथ, ये तीनों चीज़ दी जा सकती है। अब आते हैं सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 में चेंजेस हुए हैं जो कि 10 मार्च 2021 के हैं। इसमें ये जो क्लॉज 2 है इसको हटा दिया गया है। अब इसको पढ़ते हैं कि जो रेंट कंट्रोलर की जो अपील है वो किसको जाती है, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की। और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की अपील पहले सुप्रीम कोर्ट को जाती थी लेकिन अब नहीं जाएगी, और ये चीज़ इस अमेंडमेंट से आई है 10 मार्च 2021 के अमेंडमेंट से। और इसका जो फेमस केस है उस केस का भी नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। उस केस का नाम है राजेंद्र दीवान वर्सेस प्रदीप कुमार। राजेंद्र दीवान वर्सेस प्रदीप कुमार का एक लीडिंग केस है, इसके वजह से इस क्लॉज को हटा दिया गया है। अब आते हैं क्लॉज 13A में, जिसको ऐड किया गया था छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2014 से। इसमें बताया गया था पावर टू मेक रूल। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, पावर टू मेक रूल्स। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन 14 में, रिपील और सेविंग। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 रिपील हुआ था। अगर आपको इसके शेड्यूल भी पढ़ने हैं, रिवीजन करना है, तो आप इसको मेरे को कमेंट में बताइएगा। मैं इसका रिवीजन के लिए एक शेड्यूल, चारों शेड्यूल का रिवीजन फॉर्मेट में आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू।